Very good morning, students. My name is Shabna Madam. I have completed my schooling from Kendra Vidyalaya. After that, I have completed my graduation in BSc Microbiology, and after that, I have completed my MSc, that is Master, and also in Microbiology in Government University. So today we are going to start a new topic that is about the diversity of living organism. This is our chapter. So let's begin the very first one, diversity. Now diversity means what? Diversity means a variety. Now what variety? Variety in living organisms, or we can say variety in living forms. Okay, so this chapter is all about the diversity in living organisms. Let's start with the first word, that is biodiversity. Now, what is biodiversity? Okay, that is my first trick which I wanted to share with you, that this biology is interlinked with the English subject. Here we can split the two words and can understand the meaning of it by just guessing it. So start with it, that is biodiversity. What the bio means? Bio means the living things. Okay, and diversity means variety. मतलब जितने भी living organisms में variety पाई जाती है उसको हम बोलते हैं biodiversity. सपोज इस पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारे टाइप्स के लिविंग फॉर्म्स हैं. हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स द यूनिसेलुलर एनिमल्स, और वी कैन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हिच वी कैन नॉट सी देम बाय आवर नेट आइज. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, सब के बारे में हम अगर बात करें तो कितनी ज्यादा टाइप्स की वैरायटी पाई जाती है. ओके, अब उसको हम लोग बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी सिंपली मीन्स a diversity or variety of life forms found in that particular region. Okay, after that diversity. अगर मैं सिंपल एक बात आप लोगों को बोलूँ, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको बहुत कुछ स्टडी करना है, सिर्फ आप मुझे ये बताओ कि आपको कल सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करके आना है, then you will get confused कि हम किस किस के बारे में स्टडी करें. इस पूरे इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कितने टाइप हैं, प्लांट्स के कितने टाइप हैं. अगर हम यहाँ से मूव करते हैं तो शायद रूम में बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, तो हम किस किस की स्टडी करें. बट वी हैव टू स्टडी, यू विल गेट कंफ्यूज्ड. तो फिर साइंटिस्ट ने एक आइडिया निकाला. अब साइंटिस्ट होते ही आइडिया निकालने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, जो भी सारे ऑर्गेनिज्म सिमिलर कैटेगरी से बिलोंग करते थे उनको एक ग्रुप में डिवाइड किया. लाइक जो सेम फूड खाना खाते थे, जो सेम फूड कंज्यूम करते थे, उनको एक कैटेगरी में रखा. जो एक्वाटिक एनिमल्स थे उनको एक कैटेगरी में रखा. जो बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशन में रह सकते थे उनको एक कैटेगरी में रखा. तो उनके आधार पर अलग अलग उन्होंने क्राइटेरिया बनाया, उसके आधार पर उन्होंने डिफरेंशिएशन किया, क्लासिफिकेशन की. अब देयर वाज द वेरी फर्स्ट साइंटिस्ट, दैट वाज कार्लस लिनेयस, और वी कैन से कार्ल लिनेयस. उन्होंने क्या दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन. उन्होंने सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, दैट इज द टू किंगडम क्लासिफिकेशन. ओके, टू किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि उन्होंने सबसे पहले एनिमल्स और प्लांट्स उनको डिफरेंशिएट किया. उन्होंने क्या बोला कि जो भी अपना खाना खुद बनाते हैं, like the organism which can make their food by itself are known as autotrophs. Okay, उनको हम क्या बोलेंगे, autotrophs. यानी जो autotrophs थे उनको एक कैटेगरी में रख दिया, that means the plants. After that, the animals which are depend on others for their food requirement, they have given them the other form or other group, that is heterotrophs. The animals which are depend on other for their food requirements is known as heterotrophs. उनको उन्होंने अलग डिवीजन में दे दिया. वो क्या था, animals. Okay, now the question arises, कब, कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे कि जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी थी, कुछ एनिमल्स जैसी थी. लाइक दे कैन मूव, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, दे कैन मेक देयर ओन फूड, दे आर ऑटोट्रॉप्स. तो उनकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो प्लांट्स. लाइक कोई ऐसे भी एनिमल्स थे जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट जैसी थी, और कुछ मतलब और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल जैसी थी.
राइट। लेकिन फिर क्या हुआ, वो कंफ्यूज हो गए कि इसको हम एनिमल्स में रखें या प्लांट्स में रखें। तो उन्होंने उसके बाद एक थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम निकाला, वो भी अर्नेस्ट हैक्कर ने। तो किसने निकाला था, यहाँ पे हम बात करेंगे तो अर्नेस्ट हैक्कर ने। और वो थर्ड किंगडम था प्रोटिस्ट। ओके, वो कैसे थे, लाइक सम आर दी amoebas unicellular है but they can move, okay, they can move, or some are the algae which can move, which can photosynthesis। so उसमें बहुत सारे ऐसे चीजें थी, यूग्लिना एंड ऑल दैट थिंग। उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ में प्लांट्स की थी, कुछ में एनिमल्स की थी। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटिकर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एस्टैब्लिश की। R.H. विटिकर, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उसमें उन्होंने 5 में सबसे पहले दिया मोनेरा, आफ्टर दैट प्रोटिस्टा, आफ्टर दैट फंजाई, देन एनिमलिया एंड प्लांटिंग। ओके, नाउ I will give you some quick revision about it, or I will give you the glance view of this। Okay, first हम लोग बात करते हैं मोनेरा। अब जो भी ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर थे और वो प्रोकैरियोट्स थे, उनको उन्होंने रखा मोनेरा में, लाइक बैक्टीरिया। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे कि जो यूनिसेलुलर है बट दो दे आर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मींस व्हाट, eukaryotes are these cells which are having well defined nucleus and well defined cell organelles, and otherwise prokaryotes are those who are having not well defined nucleus and not well defined cell organelles। okay, so कुछ animals ऐसे थे कि जो थे unicellular but though they are the eukaryotes, उनको उन्होंने प्रोटिस्टा में रखा। आफ्टर दैट फंजाई। फंजाई में कौन सा क्राइटेरिया उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर हैविंग सेल वॉल। ओके, तो सेल वॉल है दो, फंजाई और प्लांटिंग, उनके पास सेल वॉल थी, लेकिन इसमें फंजाई थी वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती थी। ओके, इसलिए उनका एक अलग किंगडम बना दिया, वो थे फंजाई। उसके बाद था प्लांटिंग जो फोटोसिंथेसिस कर सकती थी बिकॉज दे आर हैविंग क्लोरोफिल, आल्सो क्लोरोप्लास्ट। आफ्टर दैट एनिमल्स which are not able to do photosynthesis। so this is just a quick I can say glance about this topic। so let's further discuss in detail about this all the topic in the next